नमस्कार। आज के इस खास साहित्यिक पाठ में आप सभी का स्वागत है। एक साहित्य शिक्षक के नाते मुझे आज एक बेहद खूबसूरत और गहरी कविता पर चर्चा करने में सच में बहुत खुशी हो रही है। ये सिर्फ एक आम पाठ नहीं है, हम सीधे कवि आलोक धनवा जी के शब्दों, उनकी कमाल की कल्पनाओं और बच्चों की उस मासूमियत की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कविता की बारीकियों को समझना शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम कवि और उनकी दुनिया को जानेंगे, फिर आएगा शरद ऋतु का वो चमकीला इशारा, पतंग और बच्चों का उत्साह, छतों की वो खतरनाक किनारे और आखिर में सूरज के सामने उनका निडर होकर खड़ा होना। भाग 1, कवि और उनकी दुनिया। आलोक धनवा का परिचय। आलोक धनवा जी का जन्म साल 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। आपको पता है, 70 के दशक में उन्होंने ऐसी अपरंपरा लोकप्रियता हासिल की थी जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी कविताएं लोगों को बस जुबानी याद होती थीं। लेकिन यहां सबसे हैरानी वाली बात क्या है, इतनी ख्याति और इतनी मांग के बावजूद उन्होंने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उनका पहला और अब तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है साल 1998 में आकर प्रकाशित हुआ। सोचिए, उन्होंने संख्या से कहीं ज्यादा गुणवत्ता और शब्दों की पवित्रता को अहमियत दी। और जो कविता हम आज पढ़ने और महसूस करने जा रहे हैं, पतंग, वो उनके इसी एकमात्र संग्रह की एक लंबी कविता का तीसरा हिस्सा है। दरअसल ये सिर्फ एक पतंग उड़ाने का वर्णन नहीं है, बल्कि इसके बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, बच्चों की उमंगों और प्रकृति में आने वाले बदलावों का इतना सटीक और प्यारा चित्रण किया है कि आप बस इसमें खोने वाले हैं। भाग 2, शरद का चमकीला इशारा, ऋतुओं का परिवर्तन। कवि ने यहाँ एक बहुत ही जोरदार दृश्य विरोध से शुरुआत की है। वो कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया। अच्छा, भादो उस मौसम का प्रतीक है जो भारी, अंधेरा और तेज बारिश वाला होता है ना? उसके ठीक बाद दस्तक होती है शरद ऋतु की। और ये शरद कैसा है? कवि कहते हैं, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जरा इस अद्भुत कल्पना को अपने जहन में लाइए। अंधेरे और बरसात के बाद का वो चमकीला नया सवेरा बिल्कुल किसी खरगोश की लाल और मुलायम आंखों जैसा लग रहा है। अब इस बदलाव को कवि ने जो रूपक दिया है वो सुनिए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। सुनने में कैसा लगता है? जैसे शरद ऋतु कोई मौसम नहीं है, बल्कि एक बेहद उत्साही बच्चा है जो अपनी नई चमकीली साइकिल लेकर आया है और अपने दोस्तों को पतंग उड़ाने के लिए पुकार रहा है। ये मानवीकरण, यानी एक बेजान चीज को इंसान का रूप देने का वाकई एक शानदार उदाहरण है। यहां आकर हमें साहित्य के एक बहुत ही अहम हिस्से, बिंब को समझना होगा। बिंब दरअसल वो शाब्दिक चित्र होते हैं जो सीधे हमारी इंद्रियों को छू लेते हैं। कवि आगे कहते हैं कि शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके। ध्यान दीजिए, आकाश जो एक विशाल और अमूर्त चीज है, उसे कवि ने अपने शब्दों से मुलायम यानी छूने योग्य बना दिया है, ताकि बच्चों का आकाश और उनकी पतंग का आपस में एक बेहद स्वागत योग्य रिश्ता बन सके। भाग 3, पतंग और बच्चों का उत्साह, सपनों की नाजुक दुनिया। कवि के इन शब्दों को अपने अंदर उतरने दीजिए कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यहां लगातार सबसे हल्की, सबसे पतला, सबसे पतली, आखिर इन शब्दों का इतना इस्तेमाल क्यों किया गया है? इस पर विचार करना सच में बहुत जरूरी है। जरा इन विशेषणों पर गौर कीजिए। हल्की चीज, पतला कागज, पतली कमानी, तितलियों की नाजुक दुनिया। कवि चाहते हैं कि हम ठीक से समझें कि बच्चों के सपने आखिर कितने मासूम, निर्मल और नाजुक होते हैं। ये जो पतंग है ना, ये सिर्फ कागज और बांस से नहीं बनी है। सच कहूं तो ये बच्चों के सपनों से बनी है। और सपने कभी किसी भारी या जटिल चीज के नहीं होते, बल्कि बिल्कुल हल्के और रंगीन होते हैं, जो किसी आजाद तितली की तरह हवा में उड़ना चाहते हैं। और इसी मासूमियत को एक और ही नजरिए से दिखाते हुए कवि एक कमाल की बात कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों का और कपास का आपस में आखिर क्या संबंध है? सोचिए, कपास मुलायम होता है, सफेद यानी पवित्र होता है, और सबसे बड़ी बात, अगर कपास कहीं गिरता है तो क्या उसे चोट लगती है? नहीं ना, वो चोट सहकर वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। बच्चों की लचक और उनकी क्षमता भी बिल्कुल ऐसे ही लचीलेपन और पवित्रता से भरी होती है जो उन्हें हर हाल में बचा लेती है। आइए थोड़ा इस दृश्य कल्पना का गहरा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं।
जब बच्चे बिल्कुल बेसुध होकर पतंग उड़ाते हैं तो कवि लिखते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों की ऊर्जा इतनी असीमित है कि पृथ्वी खुद चलकर उनके कदमों तक आ रही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, जरा सोचिए, उनके दौड़ने की आवाज़ और उनकी खुशी बिल्कुल किसी संगीत की तरह लगती है। और डाल की तरह लचीले वेग से आना, ये उनकी ऊर्जा और यौवन की चुस्ती को दर्शाता है। ये सभी शारीरिक क्रियाएं दरअसल बच्चों के उस ना रुकने वाले आंतरिक उत्साह का बिल्कुल सटीक चित्र हैं। भाग 4, छतों के खतरनाक किनारे, उड़ान का चरम बिंदु। छतों के खतरनाक किनारों पर तेजी से भागते हुए बच्चे। कवि कहते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। एक पल के लिए छत के उस खतरनाक किनारे को महसूस कीजिए। एक पतला सा धागा आखिर कैसे किसी को गिरने से बचा सकता है? यह बिल्कुल अद्भुत है कि कवि यहां खतरे के उस डर को और उस पतले धागे के जादू को एक साथ कितनी कुशलता से दिखा रहे हैं। असल में उस एक पल में बच्चे सिर्फ पतंग नहीं उड़ा रहे होते हैं। कवि के मुताबिक पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनका रोमांच, उनका ध्यान और जीवन की लय उन्हें ऊंचाइयों में इस कदर लीन कर देती है कि गिरने का वो डर बस खत्म हो जाता है। उनका जिस्म, उनका मन और वो पतंग, ये तीनों एक ही लय में बन जाते हैं और यही ध्यान उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाता है। भाग 5, सूरज के सामने निडर, भय पर विजय। इस क्रम पर जरा गौर कीजिए। पहले वो छतों के खतरनाक किनारों पर बिल्कुल बेखौफ दौड़ते हैं। दूसरे चरण में अगर वो उन किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो फिर तब क्या होता है? क्या वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरे और आखिरी चरण में कवि कहते हैं कि वो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। एक खतरे को पूरी तरह जीत लेने का जो एहसास है वो उनके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। डर उन्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि सच कहूं तो उन्हें और पुख्ता और मजबूत बनाता है। कविता के इन आखिरी और बेहतरीन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये उनकी जीत का ऐलान है। अब इन बच्चों का साहस इतना बड़ा हो गया है कि उनकी ऊर्जा दुगनी हो चुकी है। इस संसार का कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ या कोई भी रुकावट अब उनके इन बेचैन और निडर कदमों के आगे ठहर ही नहीं सकती। पृथ्वी खुद उनकी ऊर्जा से प्रभावित होकर घूमकर उनकी तेजी से मिलने आती है। क्या गजब की कल्पना है! तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए जो मूल भाव हमारे सामने निकलकर आता है वो ये है, चाहे वो छतों के असली किनारे हों या फिर हमारे जीवन की ऐसी चुनौतियां जहां से गिरने का, हारने का डर हो, उनका डटकर सामना करना हमें एक नया आत्मविश्वास देता है। उस डर का सामना करके ही ये कठोर दुनिया हमारे लिए मुलायम हो जाती है और तब हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कामयाबी खुद हमारे कदमों को चूमने चली आती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक पतंग की उड़ान नहीं है, बल्कि ये हम सब के हौसलों की उड़ान है। और इस शिक्षाप्रदक और खूबसूरत पाठ के आखिर में मैं चाहूंगा कि हम सब एक सवाल पर जरा विचार करें। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद और उनसे निकल आने के बाद हम इस दुनिया की बड़ी चुनौतियों के सामने खुद को कैसा महसूस करते हैं? क्या हम भी उन पतंग उड़ाते बच्चों की तरह बिल्कुल निडर बन जाते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये थी कवि आलोक धनवा की शब्दों की कल्पना और बच्चों के अटूट विश्वास की उतनी ही विशाल और ऊंची उड़ान। इस साहित्यिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।